10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। शासन प्रशासन स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। ये दावे किए जा रहे हैं कि इस बार पिछली बार से बेहतर व्यवस्थाएं की जाएंगी, जो कमियां थी उन्हें पूरा किया जाएगा। लेकिन इसी बीच कई चीजों को लेकर विवाद खड़े हुए हैं। जहां तीर्थ पुरोहित हो या फिर व्यापारी संघ के लोग हो, वो विरोध कर रहे हैं। पहला जो कैपिंग हुई थी उसका विरोध हुआ, अब दूसरा ये विरोध हो रहा है कि जो पुनर्निर्माण कार्य हो रहा है, जो मार्ग बना दिया गया था उसे दोबारा तोड़ दिया गया है। बड़े बड़े गड्ढे वहां पर मार्ग पर हो गए हैं। दूसरा कि जो वहां पर दुकानें मंदिर के बाहर थी उन्हें भी जबरन तोड़ा गया है, ये वहां के लोगों का आरोप है। तो यानी कि 10 मई में बहुत कम समय बचा हुआ है। ऐसे में ये अव्यवस्थाएं जो की गई हैं उससे कितना नुकसान हो सकता है और कि क्या कुछ यहाँ पर शासन प्रशासन को करना पड़ेगा जिससे सुचारू रूप से जो है व्यवस्थाएं चले। और यहाँ पर एक गौर करने वाली बात ये भी है कि जो वहाँ के व्यापारी संघ के लोग हैं, जो व्यापारी है, वो ये कहते हैं अगर ऐसी ही व्यवस्थाएं रही और ये जो परेशानियां हैं वो झेलनी पड़ी तो 10 मई जब से शुरुआत होगी यात्रा की उसी दिन बाजार जो है वो बंद रहेंगे। यानी कि एक मैसेज जो है बहुत नेगेटिव चला जाएगा इस देश में कि जो यात्रा शुरू होने वाली, जिसका संदेश सुचारू रूप से चलाने का दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है संदेश के बाद। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है इस पर चर्चा करना कि आखिर क्या पूरी टेक्निक है, क्या पूरा रोड मैप है जिससे इन समस्याओं का निजात किया जाए, क्योंकि 10 मई बहुत कम वक्त बचा हुआ है और ऐसे में जल्द से जल्द कुछ करना बहुत ज़रूरी है शासन प्रशासन के लिए। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा जी भाजपा प्रवक्ता लाइव जुड़े हुए हैं, गिरिराज किशोर जी कांग्रेस नेता हैं, शांति प्रसाद भट्ट जी यूकेडी उपाध्यक्ष हैं और पंकज मेसोन जी उपाध्यक्ष व्यापार संघ हैं और उत्तराखंड के व्यापार संघ अध्यक्ष हैं, माफ कीजिएगा। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले पंकज मेसोन जी आपके पास आएंगे, क्योंकि यात्रा बहुत बड़ा हमारे लिए एक इवेंट की तरह मान लीजिए, एक 6 महीने की यात्रा है, साल में एक बार होती है। ऐसे में शुरुआत से पहले ही आप लोग विरोध कर रहे हैं, आखिर विरोध किस बात का? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि विरोध का कोई वैसा मुद्दा नहीं है, पर लेकिन क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ शुरू होती है, मान लो जैसे यात्रा इस समय शुरू हुआ है, अगर हमारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं रहेंगी, अगर वहाँ पर हमें कारोबार करने के लिए पर्याप्त चीज़ें उपलब्ध नहीं रहेगी, तो हम जो भी वहाँ पर पर्यटक आएगा या जो भी लोग वहाँ पर चारधाम यात्रा के लिए आएंगे, उनको ना होटल्स में रूम सही से पर्याप्त मिल पाएंगे, ना उनको वहाँ ख़रीदारी के लिए सामान सही से मिल पाएगा। तो उसके लिए बड़ी ज़्यादा फिर दिक्कत किसे झेलनी पड़ती है, व्यापारी वर्ग को। और जिससे कि अगर सब चीज़ें सुचारू रूप से रहेंगी तो पर्यटक भी खुश रहेगा और जो आने वाले लोग हैं वो भी खुश रहेंगे। लेकिन स्थिति क्या है कि आज जैसे अभी मैं देख ही रहा था इसमें कि जिस प्रकार से मंदिर के आगे गड्ढे खुद गए, जिस प्रकार से मंदिर के आगे सब चीज़ें हो रही है, वो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत और उसका सबब बना हुआ है। क्योंकि व्यापारी के साथ सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि बहुत मुश्किल से वो अपना एक कारोबार स्टैंड करता है कहीं भी, और बार बार उसे उजाड़ना, बार बार उसे बनाना बड़ा मुश्किल रहता है उस एक व्यापारी के लिए। तो उसके लिए थोड़ा सरकार को करना आगे आना चाहिए और जहां मतलब एक बार ही व्यवस्थाओं को ठीक करना चाहिए, जिससे कि बार बार व्यापारी वर्ग के ऊपर इस तरह की परेशानियां ना आए। बिल्कुल, हमारे साथ राजकुमार तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं, फोन 9 पर केदार सभा के अध्यक्ष है। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। जी जी, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। जी, जानना चाहेंगे जो 10 मई से यात्रा शुरू होने वाली है, जो अव्यवस्थाएं केदार धाम में देखने को मिल रही हैं, आखिर वजह क्या है उसके पीछे और आप लोगों की शिकायतें क्या है शासन प्रशासन से? ये सबसे बड़ी बात तो है कि पिछले साल के हिसाब से इस बार जो यात्रा कपाट खुल रहे हैं वो 10 दिन बाद में खुल रही है और सबकी बहुत उम्मीद थी, आशा थी और कपाट खुलने से मात्र 16 दिन पहले हमारे मुख्य सचिव जी केदारनाथ आए थे और सब लोगों की उम्मीद जाग रही थी कि चलो मुख्य सचिव जी का भी दौरा हो रहा है, यात्रा का जायजा ले रहे हैं और यात्रा सब में उम्मीद थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण मुख्य सचिव जी केदारनाथ आते हैं और प्रशासन का पूरा अमला श्री केदारनाथ धाम में रहता है और उसके बावजूद जैसे ही मुख्य सचिव जी वहां से नीचे आते हैं, उनका हेलीकॉप्टर वहां से देहरादून के लिए टेक ऑफ होता है, उसके आधे घंटे बाद केदारनाथ धाम में जो मंदिर के सामने का जो भव्य और बहुत सुंदर रास्ता था, जहाँ से दर्शन मंदिर के होते थे बहुत दूर से, गोल चौक से लेकर, तो
प्रशासन द्वारा वहां पे 3 जेसीबी PC-200 वगैरह बड़ी बड़ी मशीनें बीच रास्ते में आती हैं और वो पुराने टीन शेड दुकानें वगैरह और एक दो मकान भी उन्होंने गिराए हैं और बहुत दो और मकानों की नींव भी खोदी है। इतने गड्ढे बना दिए, ऐसा लग रहा था कि जैसे ये आपदा एक तो 2013 में प्राकृतिक आपदा थी, दैवीय आपदा, और ये ऊपर से प्रशासन ने ऐसा क्या कर दिया कि वो मशीनों से खुदाकर बिल्कुल गहरी खाई बना के नींव खोद के ऐसी दूसरी आपदा तैयार कर दी और कपाट खुलने के लिए 16 दिन बचे हैं। और उसके बाद हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज किया कि बिना हमारी सहमति के, ना हमारे अनुबंध है, ना हमें कोई नोटिस है, ये ऐसी क्या इंतहा आई कि इन्होंने ऐसा ये कुकृत्य किया। ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों ने बिना नोटिस, बिना उसके, इनके पास किसकी अनुमति थी? ऐसे वो केदार, एक टापू है केदारनाथ जी, है ना, और केदारनाथ की भूमि दलदल है और दलदल भूमि में इस प्रकार से गड्ढा करना, मकानों की नींव खोदना और रास्ते को वो क्या मतलब है? और सरकारी धन का इतना दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है जी? ये किसकी सहायता पे ये काम हो रहा है? ये बहुत ही निंदनीय है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। संजीव वर्मा जी, आपने सुन लिया, ये हमारा वर्जन नहीं है। आपके सामने यहाँ पर व्यापार संघ के अध्यक्ष भी बैठे हैं और केदार सभा के भी अध्यक्ष बैठे हैं। उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं बताई हैं, क्या कहेंगे इसे लेकर? चारधाम में इस समय गतिमान है और उसके चलते कोई असुविधा यदि स्थानीय जनता को हो रही है तो उसे बहुत ही जल्दी दुरुस्त कर लिया जाएगा और तमाम हकूकधारियों को हम लोग विश्वास में लेकर ही और उनसे बातचीत भी की जाएगी और उनको यदि किसी भी बात से, किसी भी कार्य से कोई असुविधा हो रही है तो उनकी समस्याओं को भी दूर किया जाएगा। और ये बात मैं सरकार की ओर से भी आपको पूरी तरह से आश्वस्त भी करना चाहता हूँ, किंतु इस प्रकार का कोई भी कार्य न हो जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा हो। कोई यदि कमियां रह गई हैं तो उसको भी दुरुस्त किया जाएगा और कोई भी ऐसा नेगेटिव भाव न जाए ताकि जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं उनके ऊपर कोई भी एक उत्तराखंड की छवि खराब हो और उत्तराखंड के प्रति कोई भी नेगेटिव भाव जाए, इस प्रकार का मैं आप सभी जितने भी वहाँ पर हकूकदारी हैं, श्रद्धालु हैं, पंडा पुरोहित हैं और जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं, उन सभी से मैं सरकार की ओर से भी, पार्टी की ओर से भी आग्रह करता हूं और निवेदन करता हूं कि सरकार का भी सहयोग करें और तमाम शासन प्रशासन का भी आप सहयोग करें। शासन प्रशासन आपके साथ है, आपके तमाम सरोकारों का ध्यान रखना हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का कर्तव्य भी है और हम लोग अपने कर्तव्यों का पूरे अच्छे से निर्वहन भी कर रहे हैं। उत्तराखंड की छवि धूमिल ना हो और इस तरह का किसी प्रकार का कोई विरोध से किसी भी समस्या का हल नहीं होता। आप एक उचित प्लेटफॉर्म पर बैठकर अपनी बात को रखें और जो भी एक सर्वमान्य हल होगा, सरकार आपके साथ है, हमेशा पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। और किंतु साथ ही साथ एक बात और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से वहाँ पे एक भ्रम और एक भय का एक वातावरण तमाम व्यापारियों के बीच में फैला रही है, तो कांग्रेस पार्टी कभी भी चाहती नहीं कि जो हमारी चारधाम यात्रा एक लाइफलाइन का काम करती है, पूरे साल भर की रोजी रोटी का एक जो साधन के रूप में पूरी चारधाम यात्रा हमारी चलती है, तो ऐसे समय पर, और ये आज की बात नहीं है, हर जब भी चारधाम यात्रा आरंभ होती है उससे पहले किसी न किसी बहाने से कांग्रेस पार्टी यहाँ के व्यापारियों को भड़काने का काम करती है। कभी यात्रियों की संख्या को लेकर इस तरह की बातें करती है, कभी अन्य किसी बात को लेकर
जनता के बीच में एक भ्रम का एक वातावरण पैदा करने का काम करती है। ठीक है तो संजीव जी, मैं आऊंगी उस पर, मैं पहले जी। वक्तव्य ले लेती हूँ सबसे, फिर चर्चा में आएंगे। गिरिराज किशोर जी, क्या कहेंगे, ये जो तस्वीरें हमने देखी हैं, जो वक्तव्य सबके आए हैं, चाहे वो केदार संघ के अध्यक्षों की तरफ से या फिर कार्यकर्ताओं की तरफ से हो या फिर व्यापारियों की तरफ से हो? दिव्य दर्शनी जी, देखिए इस प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए। अभी मैं तिवारी साहब को, अभी केदार सभा के जो अध्यक्ष हैं, उनको सुन रहा था। आप सोचिए कि बिल्कुल इस समय चार धाम यात्रा बिल्कुल सर पे हमारे खड़ी है, बिल्कुल पीक पे है इस समय। हम लोग 16 दिन का लगभग समय है। अध्यक्ष जी का अभी वक्तव्य मैंने भी सुना, आपने भी सुना। जो मुख्य मार्ग है वो क्षतिग्रस्त है। आज भाजपा के प्रवक्ता अभी कह रहे हैं, भाजपा कह रही है कि नहीं साहब, मैसेज गलत जाएगा, लोगों को आने दीजिए। जो मेहमानगण हमारे आते हैं चार धाम यात्रा पे, जो लोग निकलते हैं, निश्चित रूप से विश्व भर से आते हैं, हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व इसको देखता है, इस यात्रा को। सब लोग आते हैं, श्रद्धालु लोग पहुंचते हैं। निश्चित रूप से उनका स्वागत होना चाहिए, भव्य स्वागत उनका होना चाहिए, उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी जिस हिसाब से मैं भी सुन रहा था तिवारी जी को, और जो स्थितियां हैं, मकान भी उसमें ध्वस्त किए गए हैं, 16 दिन की अभी अवधि है। और आप सोचो, आज भी भाजपा पॉलिटिक्स करने पे उतारू है। अभी राजनीति का समय नहीं है। अभी मेरे हिसाब से हर पार्टी को निश्चित रूप से पूरी तरह से उतर के चार धाम यात्रा की तरफ देखना चाहिए कि किसी भी तरह का संकट न श्रद्धालु जो आएंगे उनको कोई कष्ट होना चाहिए, और ना अभी जो तिवारी जी अभी जो केदार सभा के जो अध्यक्ष बोल रहे थे, निश्चित रूप से कि वहां का व्यापारी, दिव्य दर्शनी जी, जो लोकल कम्युनिटी है, छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, वो निश्चित रूप से आस लगाए बैठते हैं और बैठे हुए होते हैं आस लगाए हुए कि ये जो यात्रा शुरू होगी, इसमें निश्चित रूप से उनकी जो आजीविका है, जिससे उनका घर चलता है, पूरा भरण पोषण चलता है घर का, वो बहुत अच्छे से यात्रा सीजन में सारी चीजें बिल्कुल पुष्ट रहे, पूरी तरह से जो है अच्छे से वो यात्रा संपन्न हो। उसमें उनकी आय का एक इनकम ऑफ सोर्स जो उनका होता है, वो हर साल हर यात्रा में एरेज हो, बढ़े। लेकिन आज आप सोचिए कि क्या स्थितियां भाजपा ने बना रखी हैं। अगर हम जंगल धधक रहे की बात करते हैं आज, तो ये लास्ट मोमेंट जो होता है उसमें ये लोग अलर्ट होती है सरकार, जब आग लग जाती है उसके बाद इनके स्टेटमेंट आते हैं कि टैंकर भेजे गए हैं। आप सोचिए, वनों में आग लगना और टैंकर भेजना, उससे बुझाना, ये इनके क्लेरिफिकेशंस होते हैं पार्टी के। आज स्थिति इतनी खतरनाक है। आप देखिए दिव्य दर्शनी जी, आप ये देखिए फ्लड जो आया था 13 का, रामबाड़ा आज तक स्टेब्लिश नहीं हुआ है। रामबाड़ा स्वाहा हो गया था, लगभग 101 परिवार वहां पे थे, आज तक उसको, ठीक है, पूर्ण रूप से वो जो परिवार थे उनको आज तक कोई किसी भी तरह की कोई फैसिलिटीज या उसको दोबारा से बसाने का काम। आप सोचिए कि लगभग गौरीकुंड के बाद पहला वो पड़ाव होता है रामबाड़ा जो है। ठीक है, आप सोचिए वहां की क्या स्थिति है। चर्चा करेंगे उस पर भी। शांति प्रसाद भट्ट जी, उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा मौका होता है चारधाम यात्रा। उससे पहले अगर इस तरीके की खबरें आते हैं, चाहे किसी भी स्तर पर आए हो, लोकल स्तर पर आए हो या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए, क्या एक संदेश दिया जाता है? बहुत सही डिबेट है। मुद्दा उत्तराखंड की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। हम देवभूमि के लोग हैं। देखिए दिव्या, 9 नवंबर 2000 को इस राज्य का निर्माण हुआ। नवोदित राज्य से यौवन की ओर ये राज्य बढ़ा है। परिस्थितियां जैसे कि तैसे वहीं के वहीं खड़ी है। अब आप देख लीजिए, आज की डिबेट में राजकुमार तिवारी जी केदार सभा के अध्यक्ष भी हैं, तो व्यापार संघ के अध्यक्ष भी यहाँ हमारे साथ डिबेट में खड़े हैं, और उत्तराखंड की जनता जिनके विकास के लिए यहाँ सत्ताएं सत्ताधीश हो रही हैं, तीनों इस डिबेट को सुन रहे हैं। सवाल मेरा है, अभी चुनाव चल रहे हैं, मैं इन्हीं जनता से पूछता हूं, मैं राजकुमार तिवारी जी से पूछता हूं, मैं सोन जी से भी पूछता हूं, क्या जनहित के मुद्दों पर सत्ताएं बदल रहे हैं? मत प्रतिशत आप किस ओर दे रहे हैं? ये जनता पर यक्ष प्रश्न छोड़ दिया गया है। अब आ जाइए मुद्दों पर।
एक वर्ष में तो यात्रा पहली बार हो नहीं रही है। 24 साल में अनंत काल से यात्रा चली रही है और चलती रहेगी। केदार बाबा, जहाँ तक मैं धार्मिक क्षेत्र पर ज़्यादा नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, पर जहाँ तक मुझे ज्ञान है, कीचड़ वासी होता है, मरघट वासी है हमारा कैलाश बाबा। वहाँ पर दिव्य और भव्य की क्या जरूरत थी? और जब हो रहा था, कहाँ गए थे राजकुमार तिवारी जी? कहाँ गया था हमारा वो संघ जो धार्मिक संस्थाओं पर जब अतिक्रमण हो रहा था? इनकी चुप्पी क्यों थी? अब आ जाइए यात्रा का, अभी शुरू नहीं हुई, कल शनिवार है, 4 से 5 घंटे का ऋषिकेश क्रॉस करने में जाम लग रहा है। यात्रा भी शुरू नहीं हुई। सोचिए जब यात्री आएंगे तो ऋषिकेश में कैसे गला घुटता है उत्तराखंड के मूल पहाड़ियों का। मैं यमकेश्वर क्षेत्र का हूं, मेरे यहाँ के लोग 2 दिन घरों में कैद हो जाते हैं क्योंकि नीलकंठ यात्रा के कारण 6-6, 7-7 घंटे का गरुड़ चट्टी से लेकर दिल्ली तक जाम लगता है। मेरा यह कहना है कि आखिर कोई एक डिबेट तो दिखा दीजिए दिव्या जी, जिसमें आपने ये कहा हो कि यात्रा शुरू हुई, सरकार की व्यवस्थाएं ठीक थी और यात्री खुश हुए और निकल गए। राज्य की शान बान और आन इस सरकार ने बढ़ाई है, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा। अब आओ मेन मुद्दे पे, व्यापारियों को दी न सत्ता। अगर ये वाकई धार्मिक लोग हैं भाजपा वाले, मैं पूछना चाहता हूं यात्रा शुरू होने से पहले ऋषिकेश में शराब के ठेके घर घर क्यों खोले? धार्मिक स्थलों पर शराब की दुकानें खोलने का दुस्साहस भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए किया है क्योंकि ये जानती है कि चुनाव में वोट एक वर्ग विशेष को टारगेट करके फ्री में मिल रहा है। इसीलिए सनातन धर्म की संस्थाओं को बदनाम कलंकित करने का काम शराबियों को पैदा करने से किया। दूसरी बात, केदारनाथ में जब यात्रा 10 दिन पहले शुरू हुई, मैं पूछना चाहता हूं किसके आदेश पर पूरा उजाड़ कर खत्म कर दिया गया? कारण क्योंकि व्यापारी हैं, जितनी अव्यवस्थाएं होंगी उतने 1000 करोड़ का घोटाला फिर होगा। 2013 में बाढ़ आई, 2024 में भी अगर ये व्यवस्था नहीं सुधार पा रहे और 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा हो गया, उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बोलते हैं कि हम करेंगे, हम देखेंगे, हम ठीक हैं, तो इसका मतलब यह है, यह संदेश उत्तराखंड के उन जनताओं को है जो भाजपा को पोषित कर रहे हैं और वही अपनी संस्थाओं, अरे केदारनाथ आपने उजाड़ दिया, बद्रीनाथ का व्यापारी रो रहा है, उसको उजाड़ दिया। तो आप जब आप धार्मिक संस्थाओं को भी उजाड़ने पे आ गए, तो इससे पता चलता है कि आप सत्ता पे उन्माद मचा के बैठते गए हो। आपका उद्देश्य केवल व्यापार है। यही कारण है कि हर संस्था रो रही है, चाहे किसान हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, बेरोजगार हो, महिलाएं हो, कोई तो खुश हो। और अगर इतने उत्पीड़न के बाद भी यदि भाजपा सत्ता में आ रही है, तो मैं आपके चैनल पे बड़े दिल से कह रहा हूं, राज्य आंदोलन से निकला हूं, दोषी जनता है। भाजपा को पोषित करोगे तो बच्चों से तो बर्बादी हुई है, आपके संस्थानों पर भी बाहर वाले कब्जा कर लेंगे। और ये उत्तराखंड के लिए संकेत है कि बाबा केदार के यहाँ जिस तरीके से लूट मचाने के लिए ये खोदा है चुनाव इससे 10 दिन पहले, ये संदेश है व्यापारियों को सत्ता दोगे तो ऐसे ही लूटे जाओगे, ऐसे ही सस्ता बर्बाद होंगे। बिल्कुल पंकज जी, यहाँ पर जब बातें निकल कर आई इनिशियल कमेंट में ये कहा गया कि हम व्यापारियों से बात करेंगे और जो वहाँ पर लोग हैं उनसे बात करेंगे। अभी तक की जो तैयारियां निकल कर आई, क्या आप लोगों की कोई मीटिंग हुई है शासन प्रशासन स्तर पर? पिछले बार की क्या चुनौतियां आप लोगों ने फेस की थी, उनको किस तरीके से इस बार बढ़ाना चाहिए? कैपिंग को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, क्या उसको लेकर आपकी चर्चा हुई है? देखिए, अभी तक सरकार की तरफ से मेरे ख्याल से इस मुद्दे पर कहीं भी चर्चा नहीं हुई है। तो क्यों करेगी सरकार चर्चा आपसे? और दूसरा, मैं एक बात को कहना चाहूँगा कि जो भी व्यापारी है वो अर्थव्यवस्था का चौथा स्तंभ है। अर्थव्यवस्था के चौथे स्तंभ को व्यापारी चलाता है। तो व्यापारी से बातचीत करके अगर आप कोई भी चीज़ करेंगे तो मुझे लगता है कि उस सब ये जो आज ये इतनी चीज़ें हो रही है वो गलत जो काम दिख रहे हैं, जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे, आपकी बात से, तो वो सब चीज़ें नहीं होंगी। अब आप देखिए, अगर मैं समझता हूँ अगर ये सब चीज़ होनी थी या वहाँ कोई अगर ऐसी व्यवस्था ठीक करनी थी तो पहले व्यापारियों से एक बैठक होती, बैठक होकर के उस बैठक में कोई ना कोई निर्णय निकलता, तब जाकर के सारा काम होता। तो मुझे लगता है कि और आसान हो जाता कोई भी। मैं कह रहा हूँ डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है व्यापारी। व्यापारी तो सरकार कोई भी हो, व्यापारी सरकार के साथ खड़ा रहता ही है। क्यों रहता है? क्योंकि उसे पता है व्यापारी को अपना काम धंधा चलाना है, उन्हें राजनीति तो करनी नहीं। तो व्यापारी का तो बेचारे का हर जगह शोषण जो हो रहा है उसको ठीक करने के लिए सरकारों को व्यवस्था बनानी चाहिए। मैं कई बार कह चुका हूँ
कि व्यापार आयोग का गठन होना चाहिए। मैं कई बार चैनलों पे भी कह चुका हूँ, मैं अखबार में भी बार बार बोलता हूँ, मैं हर अपनी उसमें बोलता हूँ कि व्यापार आयोग का गठन होना चाहिए, जिससे कि जो व्यापारियों की समस्याएं हैं उसको डायरेक्ट सरकार तक पहुंचाने का काम हो। ये नहीं कि मतलब हमारे तो पता ही नहीं हो क्या रहा है, और हम जब तक हमें पता चलता है, जब तक जैसे भी भाई साहब भी बता रहे थे कि नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं आया, तब तक हमें पता चलता है, जब तक तो वहां पर बुलडोजर पहुंच गया या वो अच्छा पंकज उजाड़ने जी, का एक काम हो सवाल जाता है। आपसे ये है कि पिछली बार की जो यात्रा थी, ये कहा गया कि बहुत सारे श्रद्धालु वहां पर आए, तो अच्छी बात है अगर ज्यादा श्रद्धालु आए, यानी कि व्यापारियों का अच्छा मुनाफा भी हुआ होगा। लेकिन ऐसी कौन सी परेशानियां थी पिछली बार की यात्रा में जो आप लोगों को झेलनी पड़ी थी और आप लोग चाहते कि इस बार वो चीज ना हो, उसको कंट्रोल किया जा सके? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है जाम की। अगर जाम नहीं होगा तो जो भी ट्रैवल करके अपने घर से इतनी दूर आता है, 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर की यात्रा के लिए आता है, अगर जाम नहीं होगा तो बहुत आसानी से वो अपने परिवार को लेकर के आकर के सारी सुख सुविधाओं के साथ अपना एंजॉय करके और भगवान के यहाँ जो वो आया वो सब चीज़ें मतलब उस हिसाब से करके जाएगा। लेकिन अगर जाम की स्थिति रहेगी, वहाँ होटल्स में आपको रूम्स टाइम पे नहीं अवेलेबल होंगे, या आपको बाज़ारों में भीड़ भड़का उस तरीके का होगा कि जहाँ अव्यवस्था फैली रहेगी, तो मैं समझता हूँ कि वो जो श्रद्धालु आ रहा है वो भी कहीं ना कहीं एक बार आने के बाद दूसरी बार कहेगा यार इसकी जगह मैं तो दूसरी जगह चले जाता हूँ। तो उससे क्या है कि जो हमारे पहाड़ की जो संस्कृति है, जो हमारे यहाँ 4 धाम है, जिससे कि लोगों को इतना रोजगार मिलता है, उस रोजगार में कहीं ना कहीं कमी आएगी। पिछली बार भी मैं देख रहा था कि बहुत ज्यादा भीड़, बहुत ज्यादा अव्यवस्था हो रखी थी, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने उसे ठीक करने की कोशिश करी। लेकिन मेरा मानना है कि जो 6 महीने का समय है, जिस समय मतलब कपाट बंद रहते हैं, उस 6 महीने के अंदर जो वक्त मिले, चाहे वो 2 महीने का मिले, 2.5 महीने का मिले, उस वक्त के अंदर ये व्यवस्थाएं ठीक करी जा सकती है, जिससे कि जो यात्रा मार्ग है वहाँ जाम ना लगे, वहाँ जहाँ के श्रद्धालु रुक रहे हैं वहाँ उतनी व्यवस्था होगी। अगर आप मान लो वहाँ 5,000 श्रद्धालु एट अ टाइम पहुँच जाएं तो उनकी रहने की, खाने की सब व्यवस्था पर लेकिन क्या होता है, अभी जिस प्रकार से अभी आपने केदारनाथ में देखा कि वो दुकानें तोड़ दी या मकान तोड़ दिए, तो वो बेचारा दुकानदार तो ये सोच के बैठा था कि 10 दिन बाद यात्रा शुरू होगी और मैं अपनी दुकान चलाऊंगा, मेरा मतलब जो 6 महीने का 4 महीने का सीजन है मैं उसे पूरा अच्छे से। लेकिन इस प्रकार से जब चीज़ सामने आएगी कि अभी तो दुकान तो दूर की बात है, पहले तो यात्रा शुरू होने में भी 10 दिन और 10 दिन पहले ही वो दुकान खत्म होगी, तो अब वो तो उसके तो मतलब समझ लो 6 महीने का जो 4 महीने का कार्यक्रम है सब समाप्त हो गया। बिल्कुल। राजकुमार तिवारी जी, यहाँ पर भाजपा प्रवक्ता के अपना वक्तव्य सुना था, उन्होंने कहा कि आप इस तरीके की जो भ्रम की स्थिति है, गलत मैसेज जाता है, आप लोग विरोध कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, विरोध किसी भी समस्या का हल नहीं है, आप लोग उचित प्लेटफॉर्म पे जाइए। तो ये उचित प्लेटफॉर्म कौन सा है और क्या आप लोगों ने इसकी तरफ इशारा किया था या बड़े थे शासन प्रशासन की तरफ बात की थी आप लोगों ने? देखो, प्रशासन को लगाम लगाने का काम किसका होता है? जो सत्ताधारी होते हैं। और ये किसके आदेशों पे और किसके इशारों पे यात्रा कपाट खुलने के लिए 16 दिन बाकी थे और ऐसा काम किया गया केदारनाथ धाम में। लोग अपनी तैयारियां शुरू करते थे, सब अपने भवनों को सफाई का काम शुरू करते थे। ये धार्मिक फैलाने का काम तो अधिकारियों ने किया है, उन अधिकारियों पे लगाम लगाया जाए। अभी देश विदेश में जो ये बातें फैली हैं, तो ये काम कोई वहाँ के स्थानीय लोगों ने या व्यापारियों ने नहीं किया है, ये काम प्रशासन के लोगों ने किया है और उन प्रशासन के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जब हम लोगों ने विरोध दर्ज अपना करवाया, तब जाके उन्होंने फिर वो गड्ढे भरे, फिर वो गड्ढे एक बार खुदाई करते हैं, फिर भरते हैं। मतलब वो क्या मैसेज देते हैं? वो क्या वो जनता को उग्र वो नहीं करवा रहे क्या? ये कोई पार्टी विशेष से कोई वो तो नहीं है, लेकिन ये तो जनता को उग्र करवाने का काम कर रहे हैं ना प्रशासन वाले। ये अधिकारी का भी खुलासा होना चाहिए, किस अधिकारी के सह पे ये काम हुआ है 16 दिन कपाट खुलने से 16 दिन पहले। बिल्कुल। तिवारी जी, आपसे यूकेडी प्रवक्ता का एक सवाल है। तिवारी जी, मेरा ये सवाल है कि पिछले 2013 से लेकर 24 तक आपके संसाधनों से लेकर आपकी समिति पर कब्जा करने का काम इन सत्ताओं ने किया। आपके हर कार्यक्रम में, आंदोलन, हर चीज में क्षेत्रीय दलों से लेकर जनता आपके सहयोग में खड़ी रही। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आज आप यहाँ पर जो विरोध कर रहे हो, आप किस पार्टी का समर्थन करते हो और क्यों करते हो? देखो, बाबा केदारनाथ जी के धाम के लिए, और वहाँ मैं धन्य समझता हूँ अपने लिए कि हमारा जन्म के इस केदार घाटी में हुआ है। मैं आपसे समर्थन पूछ रहा हूँ, और अगर आप समर्थन करते हो तो फिर विरोध क्यों?
फिर आप देखो- ये उत्पीड़न को स्वीकारो। दो चीज का देखो, जवाब चाहिए। जब इन्होंने हमारे उस पर हमने विरोध किया है, हमने कोई पार्टी कोई भी हो, जब इन लोगों ने ऐसा काम किया है केदारनाथ, हमने सबका विरोध किया है। विरोध हमने किसी केदार बाबा के यहाँ बैठकर सच बोलना है आपने। आप अगर विरोध- समर्थन कर रहे हो ठीक तो है। फिर ये उत्पीड़न ठीक है, और अगर नहीं, समर्थन नहीं करते हो तो विरोध को मैं समर्थन करता हूँ। देखो- मरे हम, देखो- लड़े हम, पिटे हम, और आप देखो- कोशिश ठीक करो है, उनको जो वो भी उत्तराखंड खत्म पैनलिस्ट कर है, रहे। वो भी अध्यक्ष है। एक मिनट शांति प्रसाद देखो भट्टी। आप देखो, हमने लड़ाई सबसे लड़ी है। आप पीछे का हमारा रिकॉर्ड देख सकते हैं। हमने लड़ाई चाहे भाजपा को देवस्थानम बोर्ड का हो, उसका भी हमने विरोध किया है, चाहे आगे दूसरी आप ये सरकार नहीं की- बता रहे हो कि आप किस विचारधारा को समर्थन करते हो, आप सर, नहीं बोल रहे वो हो। पॉइंट नहीं है विचारधारा का, अभी हम विचारधारा नहीं देखो, खुलकर बोल ये सकते। विचारधारा का प्रश्न नहीं है। और ये कोई इस समय डिबेट कर रहा- उत्तराखंड की डिबेट विचारधारा का- को पसंद करते हो, देवभूमि की क्यों नहीं विचारधारा को करेंगे? पसंद करते हो, ठीक मैं है। ये पूछना चाह रहा हूँ। बिल्कुल और देवभूमि अगर की करते हो विचारधारा- तो फिर वहां पर कौन है जनप्रतिनिधि जो आपके गले घोट रहा है, जो हमारे मंदिरों पर आक्रमण कर रहा है? कौन है वो? क्यों नहीं करते ठीक विरोध? है, शांति प्रसाद भट्टी। जो समय पे विरोध करते हैं भट्टी, आप वो मत कहिए। हमें देवभूमि के हैं और हम देवभूमि का वो कसम करते हैं। हम ऐसा समय पे जो गलत करेगा उसका हम सबका विरोध किया हमने। ठीक है। आप पूर्व में देखो, आप रिकॉर्ड देखो, हमने चाहे कोई भी पार्टी रही हो, उसने अगर धर्म के खिलाफ और केदारनाथ के खिलाफ कुछ काम ऐसा किया हो तो हमने हमेशा उसका विरोध किया है। आप देवस्थानम बोर्ड को आपको देखो, साधुवाद, अगर आप ये ईमानदारी से बोल रहे हैं तो आपको हाथ ईमानदार- जोड़कर साधुवाद। ईमानदारी से बोलेंगे। आप देखिए हमारा रिकॉर्ड देखिए, आप ठीक है। रिकॉर्ड देखिए ठीक है, बिल्कुल। ठीक और है। हमें हमारा धरना देखिए आप। ऐसा नहीं है हम पार्टी विशेष से, कोई ऐसा नहीं है कि पार्टी कुछ भी करे, पार्टी हमारे सिर में बैठे और हम चुप रहे। और केदार बाबा के लिए हम, ऐसा नहीं है भट्ट जी, आप ऐसी प्रकार की बातें बिल्कुल भी न बोले, ऐसा नहीं है। ठीक है। आप हमारा फीडबैक लीजिए किसी से भी। बिल्कुल ठीक है। संजीव वर्मा जी, जब आपने अपने वक्तव्य में कहा कि ठीक है जो परेशानियां होंगी उन्हें रिजॉल्व कराया जाएगा और एक मैसेज गलत नहीं जाना चाहिए, सर जब परेशानी खड़ी कर दी गई उसके बाद बात करके क्या फायदा? बात तो तब होनी चाहिए थी अधिकारियों की तरफ से जब ये चीजें हो रही थी, वहां पर किसी को तो कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए था। आप व्यापारियों की 10 दिन पहले दुकानें उजाड़ देते हैं, फिर आप कहेंगे कि बात करेंगे, फिर बात करने के लिए तो कुछ बचता ही नहीं है। दिव्य जी देखिए, तमाम जो हमारे व्यापारी भाई हैं, मैंने पहले भी कहा, हम सरकार सभी व्यापारियों के साथ है, सभी हक हुकदारियों के साथ है। अरे वर्मा जी, आप हमारे व्यापारियों का गला क्यों घोट रहे हो, ये बताओ। ठीक है सर, उनको पहले वक्तव्य दे लेने दीजिए, जितने फिर भी लोग हमारे चार धाम यात्रा में एक पार्ट बनते हैं, उन सबसे मैं आग्रह पहले भी किया और आगे भी कर रहा हूँ। इस तरह का जो विपक्षी दल है, विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी और ये यूकेडी, जिनका अबे यूकेडी ने तुड़वाया क्या वो? आप बताइए, आप हमारे व्यापारियों को क्यों उजाड़ रहे हो, इसका जवाब दो। संजीव वर्मा जी मेरा एक छोटा सा उत्तराखंड बात कुछ बनती नहीं तो यूकेडी पे आ जाते हो। एक मिनट और ये लगातार उत्तराखंड को बदनाम करने का जो लगातार साजिश और षड्यंत्र करते तो भाई रहते संजीव हैं। वर्मा जी एक मिनट सर, मेरा एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन आपसे है। छोटा सा काउंटर क्वेश्चन है, आपने वक्तव्य में भी कहा और आप हमेशा कहते हैं कांग्रेस का आप आरोप लगाते हैं, बाकी का हमें नहीं पता, लेकिन अभी हमने शायद किसी भी वक्तव्य में किसी भी विपक्षी दल की तरफ से ये नहीं सुना होगा कि हम विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि हम स्वागत करते हैं पर हमारे तरफ से जो सॉल्यूशंस होंगे वो दिए जाएंगे। अभी यात्रा का कोई विरोध नहीं कर रहा, ये जो विरोध है वह स्थानीय लोग कर रहे हैं, व्यापारी कर रहे हैं, जो इफेक्ट हो रहे हैं। सर देखिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सुझाव देने का सबका अधिकार है और सबको सुझाव देने भी चाहिए। ये उत्तराखंड आप सबका है। और यहाँ जो यात्रा हमारी चलती है, जो पिछली बार एक रिकॉर्ड कायम हुआ है, 56 लाख यात्री उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में आए। और उत्तराखंड की जो हमारी चारधाम यात्रा है, यहाँ के हमारे पर्वतीय क्षेत्रों की एक लाइफलाइन का भी काम करती है। और सरकार लगातार इसमें जो भी कमियां पिछली यात्रा में रही उनको दूर करके और यात्रा को और हम अधिक बेहतर कैसे बना सकते हैं, उसके ऊपर लगातार काम कर रही है। उतना केदारनाथ धाम के जो पुनर्निर्माण का लगातार काम चल रहा है, उसमें जो जितने हमारे वहाँ पर व्यापारी भाई हैं, उन लोगों को भी लगातार लाभ होने वाला है यात्रा में। अच्छा, वो उजाड़ने के बाद लाभ होगा? तो उजाड़ने के बाद रोजी रोटी का जो उनका
साधन और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे और ज्यादा समृद्ध अच्छा, होंगे संजीव वर्मा जी, और संजीव ज्यादा वर्मा जी, पैसा चलिए आएगा आपकी उनके बात पास से इत्तेफाक और रखते हैं। लगातार एक ठीक है, आपकी systematic बात जो से process है, आपकी बात से सरकार, हम इत्तेफाक कर रही रखते है। हैं सर, आपकी दीदी बात जी, से मेरे को इत्तेफाक मेरी रखते बात हैं। पूरी होने दीजिए सर, please। मेरा एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन आपसे है, क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं कि हम व्यापारियों के साथ हैं। प्रॉब्लम जो हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं सर, वो ये है कि ये वो लोग हैं जो प्रभावित हुए हैं। जब आप लोग कह रहे हैं हम साथ में हैं, तो आखिर क्या जरूरत आन पड़ी कि 10 दिन पहले इस तरीके का कदम उठाना पड़ा, जबकि हमने व्यापारी संघ के अध्यक्ष को सुना कि जो 6 महीने का वक्त यात्रा के बाद का होता है, बंद हो जाते जब कपाट, तब करना चाहिए था। 10 दिन पहले करके क्या संदेश है? ये मैसेज गलत नहीं जाएगा? दिव्य जी, देखिए, आपको केदारनाथ की जो भौगोलिक स्थिति है वो आपको, आप भी वाकिफ हैं उससे, और वहां पर क्योंकि अभी तक बर्फ जमी हुई थी, अभी तक मौसम खराब था, और सरकार को भी मालूम है कि और हमारे तमाम जितना शासन प्रशासन है उनको भी मालूम है यात्रा आरंभ होने वाली है, और यात्रा आरंभ होने से पहले जो तमाम इस तरह के काम है, जो पुनर्निर्माण के काम है, वो उससे पहले एक सिस्टमेटिक तरीके से उन कामों को हम लोग पूरा कर लें, ताकि हमारे जितने भी यात्री आने वाले हैं, श्रद्धालु आने वाले हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम उनको फेस नहीं करनी पड़े। और जितने भी श्रद्धालु आते हैं उत्तराखंड से एक बहुत अच्छा एक पॉजिटिव मैसेज लेकर जाएं, और एक जो सिस्टमेटिक प्रोसेस वहां पर चल रहा है, चाहे स्टेइंग कैपेसिटी की हम यदि बात करते हैं तो उसके ऊपर भी वर्मा जी, आपका तो काम नहीं चल रहा केदारनाथ में। ऊपर भी सरकार वर्मा काम जी, कर रही है। आपका काम तो नहीं चल रहा पार्किंग की केदारनाथ में। समुचित व्यवस्था हो उसके ऊपर काम कर रही है। 11 भाषाओं में जो एडवाइजरी जारी करी गई है, वो तो किसी भी को भी भाषा की प्रॉब्लम ना आए, किसी खान पान की क्वालिटी के ऊपर सरकार का पूरा फोकस है। और जिस तरह से 237 डॉक्टर्स की एक टीम वहां पर गठित की गई है, जो लगातार वहां जितने भी हमारे श्रद्धालु आते हैं, किसी को भी स्वास्थ्य संबंधी किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, तो तमाम तरीकों से सरकार श्रद्धालुओं के साथ है। और मैं सोचता हूँ इस वर्ष जो पिछली बार 56 लाख श्रद्धालुओं का एक रिकॉर्ड कायम हुआ था, वो रिकॉर्ड इस बार मैं सोचता हूँ शायद जोड़ा होने वाला है, और लगातार ये संख्या अनवरत आगे बढ़ेगी। तो मैं सोचता हूँ सभी को इसमें सहयोग भी करना चाहिए, और तमाम जितने भी व्यापारी भाई हैं, मैं उनसे पुनः आग्रह करता हूँ, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को शासन प्रशासन के सामने रखिए। सरकार आपके साथ है। आप किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप अपनी बात को रखिए, आपकी बात को पूरी अच्छे से सुना भी जाएगा, और उसका स्थायी समाधान भी निकाला जाएगा। और ठीक है, जब प्रशासनिक प्रॉब्लम हो तो सवाल उठ जाता है कि आखिर जाए तो जाए किसके पास। गिरिराज जी, यहाँ पर जब भी आप लोग सवाल विपक्ष के तौर पर उठाते हैं, पहले तो ये कहा जाता है आप लोगों के लिए कि आप कहीं नहीं, आपका अस्तित्व खत्म हो गया है, लेकिन जब बात ऐसे विवादों की आती है तो फिर कांग्रेस का नाम सबसे ऊपर होता है कि आप भड़काने में, आप लोगों को बरगलाने में और तमाम तरीके के विवाद खड़े करने में। तो हम क्या सोचें कि कांग्रेस का अस्तित्व है कहाँ पर? खाली ऐसे विवादों में, या वाकई आप लोग ग्राउंड जीरो पे इतना काम कर रहे हैं कि ऐसे कामों में आपका नाम आ जाता है? अभी तक आपको एक भी स्टेटमेंट, अभी खुद आप कह रहे थे अभी, एक भी स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको यह दिखा कि हम लोग कहीं पे किसी विरोध के रूप में हम सामने आए हैं? भाजपा केवल भाषणबाजी कर सकती है दिव्य दर्शनी जी। अभी जब मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा हूं तो वो जिस तरह की बातें रख रहे हैं, जिस तरह का ऑरा ये क्रिएट कर रहे हैं अपनी पार्टी का, मेरे लिए बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। क्या आप स्वयं सोचिए, अभी तिवाड़ी जी जो केदार सभा के और व्यापार मंडल के वहां के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि 10 दिन पहले एक प्रिपरेशन, लगभग 25-30 दिन पहले वो शुरू करता था अपनी, व्यापारी जो है, कि वाकई मेरे लिए एक सुखद क्षण आने वाला है, सुखद समय आने वाला है, मैं अपने व्यापार को 5-6 महीने अपनी पूर्ण आहुति के रूप में अपना सामने रखूंगा और कुछ कमाई करूंगा। आप सोचिए, उसके बाद भी जो यार 16 दिन लगभग बाकी हैं, इनके सामने प्रैक्टिकली कॉमन मैन जो यहां उत्तराखंड में जो वास कर रहा है, उसको दिख रहा है सब कुछ, ये सब कुछ हो रहा है वहां पे। इन्होंने तोड़फोड़ कर दी है, इन्होंने माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया कि 16 दिन के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते।
और उसके बाद ये भाषणबाजी ये कर रहे हैं कि मैसेज अच्छा जाए, 56 लाख पिछली बार आए, इसलिए इस बार वो संख्या साहब 80 लाख और 1 करोड़ की हो जाए। क्या स्थितियां इन्होंने क्रिएट कर रखी हैं इस सरकार ने। और कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं बार बार कि भ्रामक प्रचार या उनको भड़का रहे हैं। भाई क्या स्थितियां हैं बताइए आप इस प्रदेश में, कि अगर कांग्रेस पार्टी अगर चिंतित है तो इसलिए चिंतित है कि जितने भी लोग, जो क्राउड आएगा अन्य प्रदेशों से चारधाम यात्रा पे या विश्व से, बाहर से, अब्रॉड से, निश्चित रूप से क्या मैसेज लेके जाएगा कि हमने केदारनाथ जी हम गए और वहां की स्थितियां ये थी, विकराल रूप था। आप सोचिए ईश्वर के दर्शन करने आ रहे हैं, आप सोचिए दिव्य दर्शनी जी। मैं तो एक बात और इसमें अपनी एक ऐड करूंगा कि तीर्थ पुरोहित अगर स्ट्राइक पे जाने की बात करे, जिसको मैं निश्चित रूप से ईश्वरीय अंश मानता हूं इस प्रदेश में, जो देवभूमि में वास करता है, देवालय में रहता है, पूजा पाठ में विश्वास करता है, निश्चित रूप से अपने ध्यान की मुद्रा में होता है, वो व्यक्ति अगर आज संघर्ष कर रहा हो, निश्चित रूप से वो तीर्थ पुरोहित, वो पन्ना पुरोहित अगर आज की डेट में उत्तराखंड में वाकई निश्चित रूप से अगर ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी उस भाजपा सरकार ने कि वो व्यक्ति जो है परेशानी की मुद्रा में हो, परेशान हो, तो आप ये सोचिए कि भाजपा क्या मैसेज देना चाहती है पूरे विश्व को और पूरे हिंदुस्तान को, पूरे प्रदेश को। क्या आप सोचिए उसकी स्थिति क्या है, जिसको मैं ईश्वरीय अंश मानता हूं, उस तीर्थ पुरोहित को, उसके हाल क्या कर दिए उनके इन्होंने। और आज जो स्थितियां हैं मैं बता रहा हूं आपको, इतना विकराल रूप वो ले चुकी हैं वहां पे निश्चित रूप से। और आज कांग्रेस पार्टी, हम लोग निश्चित रूप से इनको आगाह कर रहे हैं, सोई हुई स्थिति में सरकार है, पूरी मेजोरिटी में ये सरकार है। अगर मैंने रामबाड़ा का जिक्र किया या तीर्थ पुरोहित जो मैं जिक्र कर रहा हूं, उनके भवन जो तोड़े गए हैं, निश्चित रूप से उनके घर जो तोड़े गए, सैकड़ों साल उनके पुरखों ने उसमें वास किया, उनको इन्होंने रिहेबिलिटेशन, उनकी पुनर्स्थापना के लिए क्या किया इन्होंने अभी तक, कहां उनको घर दिए इन्होंने अभी तक। ठीक। अगर वो स्ट्राइक पे जा रहे हैं तो दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। और कांग्रेस पार्टी हमेशा एक ये नेचर कांग्रेस पार्टी का रहा है कि हमेशा, अभी भी मैं इनके प्रवक्ता को कहना चाह रहा हूं, वर्मा जी को, कि आप लोग जहां पे पॉजिटिविटी दिख रही है वाकई, वहां पे अगर साथ कांग्रेस पार्टी का चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी होगी। लेकिन जहां सोई हुई मुद्रा में आप होंगे और छल और छद्म की राजनीति करेंगे, वहां आपकी समाप्ति होगी। सुन लीजिए, वहां आपकी समाप्ति होगी निश्चित रूप से। अरे आप लोगों को सर्व और लाज आपने खत्म कर दिया अपनी यार। आप सोचिए, हर चीज में मीन मेक निकालना। अरे मीन मेक नहीं निकाल रहे भाई, जो सच्चाई है, जो ट्रूथ है, जो फैक्ट्स हैं, वो रख रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ से आपके सामने। अगर नहीं रखेंगे तो क्या स्थिति होगी इस प्रदेश की, आप सोचिए। पंकज मैसून जी, यहाँ पर सवाल, ठीक है, हम लोग अभी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं जो प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं खड़ी हुई है, लेकिन पिछले बार कुछ ऐसी समस्याएं आई थी जो व्यापारी वर्ग से जुड़ी हुई थी। उसमें ओवर रेटिंग एक बहुत बड़ी समस्या बाहर से आने वाले लोगों के लिए हुई थी। क्योंकि आप आज यहाँ पर हैं उत्तराखंड व्यापारी संघ के अध्यक्ष के तौर पर, इसलिए हम आपसे वर्जन चाहते हैं कि जो ओवर रेटिंग की समस्या पहाड़ों में हुई थी उस पर किस तरीके से लगाम लगाई जाएगी, क्योंकि जो यहाँ पर सामान सस्ते में मिलता है वही डबल रेट में पहाड़ों में मिलता है। तो क्या एक आप लोगों ने पूरा रेट लिस्ट तय की है कि हर जगह एक ही सामान मिलेगा ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डिफरेंसेस ना हो? देखिए, अब जो रेट की बात आप कर रहे हैं वो उसमें तो बड़ी समस्या है, क्योंकि हाँ मान लो तो कोई सामान बॉम्बे से चला दिल्ली आया, दिल्ली से देहरादून आया, तो उसका उतना ही खर्चा बॉम्बे से दिल्ली आने का, दिल्ली से देहरादून आने का लगता है। फिर देहरादून से अब वो आप देखो इतनी दुर्गम स्थिति है ऊपर पहाड़ तक सामान पहुंचाने के लिए। कहीं कहीं जगह तो मेरे ख्याल से मैं समझ रहा हूँ कि पिट्ठू छोड़ते हैं सामान, कहीं खच्चड़ के माध्यम से जाया जाता है, तो वो बड़ी समस्या है। फिर वहाँ का किराया भाड़ा है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि उस मानक को तय करना तो व्यापारी के लिए बड़ा मुश्किल का कार्य होगा। क्योंकि मेरा कहना यह है कि अगर हम 100 रुपये की चीज़ देहरादून तक लाने में लगा रहे तो मुझे लगता है कि वहाँ पहाड़ तक ऊपर तक पहुँचाने के लिए उसी पे 50 रुपये का खर्चा और फालतू हो जाता है। तो अब वो जब इतनी मेहनत करेगा कोई आदमी यहाँ से वहाँ तक सामान ले जाने के लिए और सब पैसा भी खर्च करेगा, तो उसे ये भी है कि लाजमी उसका साल भर तो काम चलना नहीं, काम भी 6 महीने है। हाँ, ये जरूर है कि सरकार की तरफ से कुछ ऐसे मानक तय हो जाए कि उसका जो लागत का खर्चा है वो भी कम लगे। अगर लागत कम आएगी तो वो भी सस्ते में सामान दे पाएगा, लेकिन अगर लागत ज़्यादा आएगी तो फिर कहाँ से व्यापारी वर्ग उस सामान को सस्ते में दे पाएगा? सोल्यूशन है? सोल्यूशन आप लोगों ने निकाला है कोई ऐसा कि आप सरकार को बताएं?
मैंने आपसे बताया ना, सॉल्यूशन एक ही है कि सरकार को उसमें मानक तय करने पड़ेंगे। और जो ये अब आप देखो, अगर मान लो खच्चर से सामान जा रहा है तो वो 2,000 रुपये या 2,500 रुपये वो खच्चर वाला एक अपने सामान को वहाँ तक ढोने में लगा रहा है। अगर वो 2,000 2,500 नहीं होगा, वो 1,800 या 1,500 होगा, तो वो 700-800 रुपये उस पर कम पड़ेंगे। अब वही पिट्ठू है, पिट्ठू से सामान जा रहा है तो आप समझ लो वो 1,500 रुपये ले रहा है, अगर वो 800, लेकिन कहीं ना कहीं उसका भी मेहनत आना है। अब वो भी परिश्रम से बहुत मुश्किल से सामान इधर से उधर पहुंचाना है। तो अब बहुत सारी चीज़ें हैं ये ओवर रेटिंग वाली। तो ये इस परिस्थितियों को तो जब तक सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, व्यापारी के साथ बैठ करके बात नहीं करेगी, तब तक इस समस्या का हल नहीं किया जा सकता। फिर वही बात है कि शासन प्रशासन को इंटरवीन करना है, और वो भी सामंजस्य के साथ व्यापारियों के, क्योंकि घूम फिर के की संभावना उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि घूम फिर के सब चीजें व्यापारी पे ही थोप दी जाती हैं। अब पार्टी तो अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन सरकारी जो नुमाइंदे हैं, नुमाइंदे में कह रहा हूँ, जो प्रशासनिक लोग हैं, उन पे भी तो लगाम लगानी पड़ेगी। बिल्कुल। जब तक उन पे लगाम नहीं लगेगी, जब तक ये इस तरह के कार्य सही तरीके से नहीं चलेंगे। बिल्कुल। अभी मैं पिछले दिनों देख रहा था, वहाँ एक पिछले साल की बता रहा हूँ मैं आपको घटना। तो यहाँ से, बल्कि हम नहीं, यहाँ से प्रेमनगर से हर साल भेजते हैं, आज भी सवेरे भेजी हमने सामग्री। तो वो भाई, अब देखो कई लोग ऐसे भी आते हैं वहाँ पर जो नहीं ढाबे पे पैसा दे सकते, नहीं, तो उनके लिए वो लगते हैं, क्या नाम है इसका, पूरा भंडारा टाइप के। तो लोग वहाँ भंडारे में खाना खाते हैं। अब वो भंडारे के खाने में भी, उसमें भी कई जगह से प्रशासन आकर के कई सारी चीज़ें करता है उसके अंदर। तो इस तरीके की हस्तक्षेप, मैं तो कह रहा हूँ, सब चीज़ें पहले से तैयार होना चाहिए खाका, कि कहाँ भंडारा लगेगा, कहाँ दुकानदारों को नुकसान नहीं होना चाहिए, कहाँ मंदिर समिति को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये सब चीज़ों का एक रोड मैप अगर तैयार होगा और विजनरी तरीके से काम होगा, तो मैं समझता हूँ कि जितना हमारे 4 धाम में श्रद्धालु 6 महीने में आते हैं, पूरे देश में कहीं नहीं जाते होंगे, मुझे तो ऐसा हुआ है। क्योंकि जितना दुर्गम और मुश्किल भरा क्षेत्र है, 15-15 किलोमीटर पैदल चलना है, उसके बाद जाकर के कहीं भगवान के दर्शन होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हेलीकॉप्टर्स को ले लो आप, पिछली बार हेलीकॉप्टर यात्रा में, जो हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं, उन लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कईयों को टिकट होने के बाद भी नहीं जाने का मौका मिल पाया। तो ये सब चीज़ों को जो है, वो मैं समझता हूँ कि अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इसमें हस्तक्षेप करके, खुद अपने आप इसकी बैठक करके और व्यापारियों को साथ में सामंजस्य करके, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी व्यवस्था बनेगी, और उस व्यवस्था से सब लोगों को लाभ मिलेगा। तो बात अब सिर्फ और व्यापारी तो बनाने तक सीमित चाहता है कि हर चीज अच्छी बने। से ज्यादा काम करने की इसमें जरूरत है, चाहे वो रेटिंग्स को लेकर हो या फिर अन्य जो चीजें हैं व्यापारी वर्ग से जुड़ी हुई। मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। शांति प्रसाद भट्ट जी, आपसे शुरू करूंगी। फाइनल कमेंट में अब क्या आपको स्थितियां लग रही है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, समझने वाली बात यह है कि अभी यात्रा शुरू नहीं हुई और सवाल खड़े हो गए, फिर वो चाहे पंडित पुरोहित हो, चाहे व्यापारी हो। समझने वाली बात यह है कि सत्ता में बैठी सत्ताधीश पार्टी का कार्यप्रणाली कुछ ऐसी है जिससे व्यापारी परेशान है, कर्मचारी परेशान है, पंडित पुरोहित परेशान है। उसके बावजूद भी यदि ये सत्ता में बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से अपने सोच में परिवर्तन करने की जरूरत है, वरना हर साल इसी तरह की डिबेटें होती रहेंगी, हम रोते रहेंगे और सत्ता में बैठे लोग कमीशनबाजी, घोटालेबाजी में लगे रहेंगे। यही कारण है कि हमारी जो देवभूमि के अंदर जो है देव संस्कृति पर हमला कर कर एक ऐसे कल्चर को बढ़ाया जा रहा है जो उत्तराखंडियत के लिए ठीक नहीं है। इसमें दोषी जनता भी है, इसमें दोषी पंडित पुरोहित भी हैं, और सोच बदलिए, राज्य को सही दिशा पे लेके जाए, हम यही उम्मीद कर सकते हैं। जहां 55 लाख लोग आए थे, इस बार करीबन 75 लाख से ऊपर लोग आने की संभावना है, और ये लोग स्वयं आ रहे हैं। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। सरकार की भूमिका है उन्हें असुविधाओं से घिराए रखना और जाम से परेशान करना और उत्तराखंड को विकास से दूर रखना। यही कारण है कि हर जगह सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल। राजकुमार तिवारी जी, हम अब जानना चाहेंगे जो परिस्थितियां हैं, आगे का आपका क्या पूरा स्ट्रैटेजी रहेगी, और क्या अगर इसी तरह से चलता रहा, आपकी समस्या समाधान नहीं होगा, तो फिर क्या प्लान है आप लोगों का? देखो, पूर्व में यात्राकालीन बैठकें जिला अधिकारी महोदय जी लेते थे। इस बार जिला अधिकारी महोदय जी द्वारा एक भी बैठक ना तो घोड़े खच्चर वालों से, ट्रेड यूनियन से, व्यापारियों से, तीर्थ पुरोहित लोगों से कोई भी संवाद नहीं किया गया। तो और एसडीएम साहब के साथ बैठक लेते हैं तो कुछ उस बैठक में कुछ निर्णय बनाते हैं, तो ऊपर से फिर उस पर हस्तक्षेप करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि हमारे हाथ की बात नहीं, ऊपर से हो गया।
और बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ये डिबेट वगैरह तब वो चलती थी जब यात्रा आधे सीजन से निकल जाता था, तब बोलते थे कि क्या व्यवस्थाएं हैं, यात्रियों को क्या परेशानी है। लेकिन इस बार तो कपाट खुलने के लिए आज भी अभी 7 दिन बाकी हैं और ऐसी स्थितियां पैदा हो गई हैं। मुझे तो नहीं लग रहा है, या तो जिला अधिकारी महोदय जी बहुत सक्षम होंगे, यात्रा में बहुत अनुभव उनको होगा अच्छा वो यात्रा चलाने का, लेकिन वो किसी से भी संवाद बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं तो एक ही सवाल यहाँ पे वर्मा जी भी बैठे, मैं पूछना चाहता हूँ उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जिन्होंने ये काम करवाया है, जो उन्होंने बदनाम करवाना जो काम करवाया है वो करवाए। बाकी हमारी स्ट्राइक तो 10 तारीख से है और वो अनिश्चितकालीन के लिए है, चाहे व्यापार हो या अपना धर्मशाला है, वो हम पूर्णतः बंद रखेंगे। बिल्कुल। गिरिराज जी, फाइनल कमेंट। देखिए दिव्यदर्शनी जी, निश्चित रूप से चारधाम यात्रा उत्तराखंड प्रदेश के लिए रीढ़ है, मैं इसको रीढ़ मानता हूं। इससे बहुत सारे लोग जो हैं जुड़े हुए भी हैं और निश्चित रूप से ये यात्रा बहुत अच्छे से संपन्न हो। कांग्रेस पार्टी अभी भी अलर्ट कर रही है भाजपा को, जो शासित इस समय प्रदेश में रूल कर रही है, कि आप लोग आज भी अलर्ट हो जाए, अलर्ट मोड में आ जाए। अभी भी कोशिश करें, प्रयास करें कि हम लोग निश्चित रूप से, हमारा जो प्रदेश है वो देवालयों से युक्त है, देवभूमि है इसको बोला जाता है। ठीक है। अभी भी हम अलर्ट कर रहे हैं पूरी कांग्रेस पार्टी इनको कि आप लोग निश्चित सुचारू जितनी व्यवस्थाएं बन सकती हैं इस अल्प समय में उसको इंप्लीमेंट करें, उसको धरातल पे आप लाएं। ठीक है। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का अगर कहीं पे आप लोगों को साथ चाहिए तो हम लोग आपके साथ खड़े। ठीक है। पंकज जी, बहुत शॉर्ट में फाइनल कमेंट, क्या उम्मीद कर रहे हैं और क्या मैसेज है सरकार और प्रशासन के लिए? देखिए, मेरा यही मैसेज है कि जिस प्रकार से अभी मैं सुन रहा था हमारे जो पुरोहित पांडे हैं और जो हमारे व्यापारी वर्ग है, तो मैं ये समझता हूँ कि स्ट्राइक किसी चीज़ का हल नहीं है, उसका सॉल्यूशन इस तरीके से निकालना चाहिए कि सरकार को भी हस्तक्षेप करके उनकी जो समस्याएं उन्हें सुधारना चाहिए, क्योंकि स्ट्राइक से खाली उत्तराखंड को दिक्कत नहीं आएगी, स्ट्राइक से दिक्कत आएगी सबसे ज़्यादा, मैं समझता हूँ, जो बाहर से पर्यटक आएगा उन लोगों की क्या व्यवस्था होगी। वो लोग बेचारे उन्होंने वो तो वहाँ से आपको उल्टा आपकी जो इकोनॉमी, उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाने आ रहे हैं, उसे घटाने थोड़ा ना आ रहे हैं वो लोग। लेकिन वो जब यहाँ करके क्या देखेंगे कि हमारे प्रदेश में कि इस प्रकार से दुकानें बंद हैं वहाँ और इस प्रकार से उन्हें रहने के लिए धर्मशालाएं या होटल अवेलेबल नहीं हो रहे, तो मैं अब इन लोगों से भी कहूँगा, आग्रह करूँगा और सरकार से भी कहूँगा कि ये लोग अपनी स्ट्राइक को वो करें और ये सरकार कम से कम इस पे मुद्दे को बहुत गहनता से लेते हुए इस चीज़ पे हस्तक्षेप करते हुए करे कि व्यापारियों की एक बैठक लेकर के उनसे सामंजस्य बिठाते हुए प्रशासनिक अधिकारियों जिन्होंने इस तरीके के कदम उठाए उन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए, जिससे कि इस सारी स्थिति पर काबू पा सके और आने वाले समय में इस तरीके की घटना दोबारा ना घटित हो। बिल्कुल संजीव जी, बहुत शॉर्ट में, बहुत सारे सजेशंस यहाँ पे मिले हैं, क्या इसका क्रक्स है, क्या आप लोग इस पर काम करेंगे? शॉर्ट में प्लीज। दिव्य जी, देखिए, अभी तक 18 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन चारधाम यात्रा के लिए हो चुके हैं और इस बार यात्रा बहुत विशाल स्तर पे होने वाली है और उत्तराखंड की अस्मिता से कोई भी व्यक्ति खिलवाड़ न करने पाए, तो ऐसे लोगों के ऊपर भी हम लोग पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं और वहाँ के तमाम ऐसे व्यापारियों से और सभी सम्मानित पंडा पुरोहितों से और जो भी हक हकूकदारी में उन सभी से निवेदन करता हूँ, आप अपनी बातों को स्थानीय प्रशासन के पास जरूर रखिएगा और सरकार भी उन लोगों को इस प्रकार की हिदायत देने वाली है कि आपके साथ बैठे और जो भी आपके ग्रीवेंसेस हैं उसके ऊपर एक स्थायी हल की और आगे बढ़े और हम सब मिलकर इस जो हमारी चारधाम यात्रा होने वाली है इसको एक भव्य रूप स्वरूप देकर उत्तराखंड को एक अच्छा मैसेज देने का हम लोग काम करें और जितने भी लोग हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं वो उत्तराखंड के प्रति एक पॉजिटिव मैसेज यहाँ से लेकर जाए, मैं सबसे ये आग्रह करना चाहता हूँ। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की 10 मई से जो है यात्रा की शुरुआत होने वाली है, लेकिन अभी से जो है विरोध के सुर उठ रहे हैं क्योंकि केदारनाथ में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिससे व्यापारी वर्ग भी परेशान है, पंडा पुरोहित परेशान है, वहां के रास्ते खोद दिए गए हैं, 7 दिन बचे हैं यात्रा को शुरू होने में, दुकानें वहां पर उजाड़ दी गई हैं। ऐसे में अब प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि
कि जो बंद का ऐलान 10 मई से किया गया है उसको कैसे रोका जाएगा और जो ये अव्यवस्थाएं हैं उनको कैसे सुचारू किया जाएगा। ये मैसेज, ये सजेशन इस चर्चा से बहुत सारे निकल कर आए। उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इन पर काम किया जाए ताकि आने वाले यात्रियों को कोई असुविधा न हो। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।